एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुनून पढ़ाई का। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी देख रहे हैं, सीटेट जुलाई में जो होना है उसको टारगेट करते हुए। लेकिन ये क्लासेस आपको केवल सीटेट में ही नहीं, हर उस जगह पे हेल्प करने वाली हैं जहाँ पे कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। कंप्लीट सीटेट एसएसटी की प्रिपरेशन फ्री में आपको इस चैनल पे कराया जाएगा और उसका परिणाम आपको रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो क्लास पूरा कंप्लीट कराने का तरीका है वो ये है कि पहले हम लोग एमसीक्यू देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है। तो आज भी हम वही करेंगे। सबसे पहले एक पीवाईक्यू लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हमने पैडागोजी के क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स देती है अकेले वो, ठीक है, एसएसटी में। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज जहां हम पहुंच आए हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी और चैप्टर है वो 5, ठीक है। देखें नाम क्या है इसका, औरतों ने बदली दुनिया, ठीक है। यानी कि औरतों के द्वारा क्या कुछ काम किए गए हैं उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में उनको पाबंदियों का बहुत सामना करना पड़ता था। जैसे आज हम लोग वर्तमान में देखते हैं तो सभी लड़कियों और लड़कों को विद्यालय भेजना एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है तो चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, पेरेंट्स उनका एडमिशन करवाने के लिए तुरंत मतलब कि परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग लड़कियों को विद्यालय भेजना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लड़कियों के लिए विद्यालय जाने की कोई सुविधा नहीं थी, इवन उनका पढ़ना लिखना भी पाप समझा जाता था, ठीक है। तो वही है, इसी वजह से आज चूँकि हम लोग कैसे उस टाइम पीरियड में भी महिलाओं ने कुछ नया किया, इस सोसाइटी के जो मतलब कि बंदिशें थी उसको तोड़ करके वो आगे निकली और कुछ बदलाव लाया, उसी को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही पीवाईक्यू देख लेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का है? तो जो सीटेट जुलाई में पेपर हुआ था ना 2024 में, उससे ये क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन लिया एग्जैक्टली। और हम आपको डेली क्लास 7 की जब से पॉलिटी करा रहे हैं आपको एक शब्द संग्रह करके जो है करवाते हैं। तो शब्द संग्रह जो कि एनसीईआरटी में लास्ट में दिया रहता है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। हालांकि ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं यानी कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये सब हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी कुछ किए हुए हैं। जैसे अगर आप लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो आपने हमारे साथ देखा होगा कि जो रूढ़िवादिता है, जो असमानता है, जो पूर्व धारणा है, ये सब हमने पहले भी कर रखा है और भेदभाव भी एग्जैक्टली किया ही है, ठीक है। तो लेकिन आज की जो शब्द संग्रह वाला टॉपिक है, आज भी आपको एक शब्द यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग कैसे मैच करेंगे। देखिए आपके पास दो मतलब कि स्तंभ दिए हुए हैं, अर्थात दो कॉलम दिए हुए हैं। आपको एक कॉलम में क्या दिया गया है, संकल्पनाएं दी हैं, और दूसरे में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको मैच करना है उस संकल्पना को उस एग्जाम्पल से, ठीक है, जो परफेक्ट हो। तो क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्तंभ 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 में दिए गए उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं? तो पहला है भेदभाव। तो भेदभाव को हमने पढ़ाते समय आपसे BR अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल देकर के जिक्र किया था, आई थिंक आपको याद होगा। असमानता, तो जो समानता वाला टॉपिक है क्लास 7 का जो मतलब कि फर्स्ट चैप्टर था वो समानता से संबंधित था। तो हमने उसमें समानता का इतना ज़्यादा जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें असमानता क्या है ये आपको समझ आया होगा। तीसरा है रूढ़िवादिता। तो ये भी हमने क्लास 6 का जो चैप्टर है, क्लास 6 में जो हमने एनसीईआरटी पॉलिटी की थी उसमें पढ़ाया हुआ है। और ऑफ कोर्स पूर्व धारणा तो क्लास 6 का चैप्टर 1 या 2 ही है जिसमें हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स देखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैच करेंगे हम लोग। भेदभाव, सामने लिखा हुआ है समान कार्य के लिए अलग वेतन। ओहो, देखिए अलग वेतन की बात की जा रही है। दूसरा, समानता के सामने ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। रूढ़िवादिता, कह रहे हैं महिला की रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वो परिवार शुरू कर रही है, वो गर्भवती है, ठीक है। और चौथा है कि पूर्व धारणा, और वो क्या है कि लड़कियां खाना बनाने या भोजन बनाने में अच्छी होती हैं। सबसे पहले हम लोग असमानता ही देखेंगे। तो देखिए जो असमानता बी वाला है इसको आप मैच कर दीजिए किसके साथ, तो बी वाले को हम मैच करेंगे 1 के साथ, यानी कि समान कार्य के लिए अलग वेतन, ठीक है। यानी कि 2 व्यक्ति हैं,
चाहे वो कास्ट के मतलब कि बेस पे या फिर लिंग के बेस पे उनके साथ असमान रूप से व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि दोनों ने ही सेम काम किया है, बावजूद इसके उनको जो पेमेंट दी जा रही है वो बराबर नहीं दी जा रही। ठीक है, सपोज दैट धान काटने का काम है, जाहिर सी बात है हम खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो वही बताएंगे ना। दो लोग जो है धान काट रहे हैं आपका, एक लोग जो है सब मतलब एक महिला है दूसरे पुरुष हैं, क्योंकि कास्ट पे बताना ठीक नहीं होगा। तो एक महिला एक पुरुष, दो लोग आपका धान काट रहे हैं, दोनों लोगों ने 8 घंटे परिश्रम करके आपके धान की कटाई की और आपने पुरुष को 500 रुपये दिया और महिला को 200 रुपये दिया। तो ये जो आपने किया ना, ये क्या है, ये है समान काम के लिए असमान वेतन। ठीक है, यानी कि काम समान था लेकिन लिंग के आधार पर आपने उनके साथ असमानता की है, तो इसी को हम कहते हैं असमानता। अर्थात कार्य समान था, मेहनत समान लगी है, लेकिन चूंकि आपके मन में इस तरह का पूर्वाग्रह है कि जो लड़के हैं या जो पुरुष हैं उनके द्वारा जो काम किया गया है उस काम की अधिक वैल्यू है, इस वजह से आपने इस तरह की असमानता की। ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है। तो पहला हमने देख लिया, बी का हो जाएगा 1 पहले। इसके बाद ना जैसे आपने कोई एक ऑप्शन को मैच कर लिया तो हम लोगों को फिर विकल्प में देख लेना चाहिए क्या इससे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जा रहा है, नहीं। अगर हो जाता है तो हमारा टाइम बच जाता है। तो चलिए देख लेंगे। देखिए बी का 1, 2 जगह पे आपको बी का 1 दिख रहा है, पहले वाले में और तीसरे वाले में। देखिए पहले वाले में भी बी का 1 है और तीसरे वाले में भी बी का 1 है, तो कम से कम 2 ऑप्शंस जो है ना वो आपके पास एलिमिनेट हो गए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ए का 3 पहले से ही दिया हुआ है, चूंकि दोनों ही विकल्प में ए का 3 दिया है तो हम लोग इसको मैच कर लेंगे। इससे क्या हुआ कि आपका जो है ना एक कंसेप्ट अगर नहीं भी आ रहा है तब भी इजी हो गया। तो भेदभाव को देखिए ये बता दिए पहले ही ऑप्शन में कि महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वो परिवार शुरू कर रही है और वो गर्भवती है। तो ये क्या है, ये एक तरह का भेदभाव किया जा रहा है। फिर बचा हमारे पास पूर्व धारणा और रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता क्या है कि जो ग्रामवासी है ना वो अंधविश्वासी हैं, और पूर्व धारणा लड़कियां खाना बनाने या भोजन पकाने में अच्छी हैं। हाँ ठीक है, ये बात सही है। देखिए तो सी का जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 वाला कि ये एक तरह की रूढ़िवादिता है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो गांव के लोग हैं ना वो अंधविश्वासी हैं, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, पूर्व धारणा होना चाहिए। हाँ ठीक है, एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो पूर्व धारणा है ना वो हो जाएगा कि ग्रामवासी जो है ना वो अंधविश्वासी। ठीक है, और थोड़ा सा अब चूंकि एक ही जैसा है ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे मुझे हो गया ऐसे आपको भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है। हम देखिए अब आप अक्सर हमने जब आपको ये पूर्व धारणा वाला एग्जाम्पल दे करके बताया था ना, तब भी बताया था कि लोग इस तरह का पूर्वग्रह मतलब पूर्व धारणा बना लेते हैं कि जो गाँव के लोग होते हैं वो गंवार होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वो एक तरह का पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह। ठीक है, तो आप देखिए पूर्व धारणा का हो जाएगा कि ग्रामवासी जो है वो अंधविश्वासी हैं, और रूढ़िवादिता का तो हो जाएगा कि जो लड़कियां हैं ना वो खाना बनाने या भोजन पकाने में अच्छी हैं। ठीक है, यानी कि लड़कियां जो है वो खाना बना सकती हैं अच्छा, झाड़ू पोछा अच्छा कर सकती हैं, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो उस काम में या उस फील्ड में काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार की रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेंगे हम। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4, सी का 4 यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो 4 है ना वो इसका उत्तर हो जाएगा, नहीं कि विकल्प 4 जो है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था तो इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, हालांकि मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी जो बातें हैं वो। तो ये मतलब कि जो हमारा PYQ है वो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपनी NCERT की तरफ, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आज के जो चैप्टर है उसमें आपको क्या बताया गया है और क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जानना है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो मतलब कि चैप्टर को कंप्लीट कराने का तरीका है वो है कि हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर MCQ के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने MCQ पे लौटेंगे, लेकिन उसके पहले ले चलते हैं आपको NCERT की दुनिया में। ठीक है, पर यहाँ आप देखिए जो हमारा अध्याय 5 है वो हम देख रहे हैं, क्या है चैप्टर का नाम कि औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, देखिए कितना अच्छा सा एक चित्र बनाया हुआ है, इस चित्र की वजह से हम आपको यहाँ ज़्यादा लाए हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा था हमको। चलिए यहाँ आपसे बता रहे हैं कि पिछले अध्यायों में हमने देखा, अब जाहिर सी बात है अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको जो पिछले अध्याय है वो हमने क्या देखा है वो समझ आ रहा होगा। क्या देखा था कि किस तरह से महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला जो घर का काम था उसे काम नहीं माना जा रहा था। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि कहाँ कैसे जो महिलाओं के द्वारा काम किया जा रहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लोगों को लगता था कि घर के काम नहीं है।
आगे देखिए, कहना है कि हमने यह भी पढ़ा कि जो घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता। ठीक है, अब जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका एक फिक्स टाइम है काम करने का, इतने टाइम पे जाएंगे और इतने टाइम पे आपका ऑफिस बंद हो जाएगा। लेकिन जो घर के काम होते हैं, आप सुबह 4 बजे उठ जाओ तो 4 बजे से शुरू हो जाता है, रात के 12 बजे तक चलता है। आप 5 बजे उठोगे तो 5 बजे से है काम शुरू होगा और रात के 12 बजे तक चलेगा। मतलब चलेगा वो रात के 12 बजे तक ही, जब तक मतलब कि सारे गाँव के लोग सो न जाएं तब तक आपको फिर काम करते रहना होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब मैं ये अपने घर का एग्जांपल दे रही हूँ दरअसल। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम ये भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। ठीक है, आगे देखें कि पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जाते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में जो महिला आंदोलनों के द्वारा भेदभाव को चुनौती दी गई है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, और साथ में इस सारी चीज़ें आज आपको मतलब कि एक कंसाइज वे में, कंसाइज फॉर्म में देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद आप देखें, ये चित्र बना हुआ है, कितना प्यारा चित्र लग रहा है, उसको आप देख लीजिए। ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है और एक महिला या एक गर्ल ने उन्हें अपने हथेली पे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये अगर सपोज दैट आप एक सर्वेक्षण कराएं, सपोज दैट कल को आप टीचर बन जाते हैं और अपने क्लासरूम में ही जो बच्चे हैं आपके क्लास में उनसे एक सर्वेक्षण करने के लिए कहते हैं, या उन्हें एक जो है काम देते हैं कि भैया आप ना चित्र बनाओ। किनके चित्र बनाओ? किसान के चित्र बनाओ, एक मिल मजदूर का, एक नर्स का और एक वैज्ञानिक, एक पायलट, एक शिक्षक का। तो आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं ना वो भी अगर चित्र बनाएंगे आपके समक्ष तो एक किसान के रूप में पुरुष का चित्र बनाएंगे, पक्का है उनके मन में ये छवि है कि किसान जो है ना वो पुरुष ही होते हैं। जब वो मिल मजदूर की बात करेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे जो है महिला को बनाएं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो पुरुषों को बनाएंगे। और अगर एक नर्स की बात आएगी तो लगभग सारे बच्चे जो है नर्स के रूप में एक महिला को ही बना के दिखाएंगे या ड्रॉ करेंगे। वैज्ञानिक में कुछ बच्चे हो सकते हैं, 100 में एक बच्चा होगा जो महिला को बनाएगा, नहीं तो सारे बच्चे जो है वैज्ञानिक के रूप में आपको पुरुष को ही दिखाएंगे। और पायलट के रूप में भी ऑफ कोर्स शायद ही कोई ऐसा हो, अगर किसी ने देखा होगा टीवी वगैरह पे कहीं भी देखा होगा तो फिर वो महिला के बारे में सोचेगा, वरना पुरुष को ही यहाँ भी ड्रॉ करेगा। सेम कंडीशन जब टीचर की आएगी ना तो जो बच्चे होते हैं फिर उनको ना मैम ज़्यादा समझ आती हैं, तो ज़्यादातर बच्चे मैम जो है बनाएंगे शिक्षक के लिए और जो पुरुष हैं उनको कम बनाएंगे। तो आप समझें कि जो हमारी सोसाइटी है उस सोसाइटी में ही बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खुद जो है कुछ नहीं सीख के आते हैं, यहीं पे रह कर के सीखते हैं। तो उन बच्चों के मन में भी कुछ स्पेसिफिक जो पेशे हैं उनके लिए लगता है कि जो महिलाएं हैं वो उपयुक्त हैं जबकि पुरुष उपयुक्त नहीं हैं। जबकि कुछ ऐसे पेशे हैं जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि केवल पुरुषों को ही जो है महत्व दिया जाता है, महिलाओं को नहीं। जैसे आप देखें कि एक नर्स के रूप में, एक टीचर के रूप में जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि एक किसान के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक पायलट के रूप में जो पुरुष हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है जब आप टीचर बन जाइएगा ना तो अपने इस विद्यालय में इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको करिएगा। तो ये केवल बच्चों मतलब कि टीचर्स के लिए था, ये हमें नहीं जानना है। अब देखिए, आपको एक छोटा सा डाटा दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी। जब मतलब कि आप सपोज दैट अब देखिए KVS में इस तरह की बातें चल रही हैं कि वो प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज़ में अब एग्ज़ाम होगा। यानी कि पहले प्रीलिम्स होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो मेंस होगा वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भी सीटेट क्लियर करेंगे वो लोग केवी के बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो इस वजह से ये आंकड़े आपके काम के हैं। देखिए क्या आंकड़ा है, तो ये देखिए 2 महिलाएं हैं जो खेतों में काम कर रही हैं। और ये क्या काम कर रही हैं, तो ये भैया जो वो होता है ना मकाई, हम लोगों के यहाँ मकाई बोलते हैं, तो उसको जो है खेतों की जो फसल है उससे अलग कर रही हैं। तो इसको जब अलग कर लेंगे तो इससे दाने निकलते हैं, फिर उससे ना भुट्टा बनता है, उसको आप लोग कुछ और कहते हैं, पॉपकॉर्न कहते हैं शायद। तो चलिए, तो आप देखें कि यहाँ से जो आंकड़े निकल के आए हैं, एक सर्वेक्षण किया गया है, उस सर्वेक्षण के द्वारा क्या आंकड़े निकल के आए हैं,
तो सर्वेक्षण कौन सा है पहले यही जान लीजिए कि 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004-5 में किया गया था। अब जाहिर सी बात है एनसीईआरटी की बुक रोज रोज नहीं छपती है, हम लोग पुरानी वाली एनसीईआरटी देख रहे हैं, नई वाली एनसीईआरटी देख भी नहीं रहे हैं, तो पुराने आंकड़े इसमें दिए भी हैं, लेकिन बहुत काम की यही पुस्तक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि भारत में 83.6% महिलाएं जो है ना वो खेतों में काम करती हैं, ठीक है। यानी कि भारत देश में जो 83.6% महिलाएं हैं उनके द्वारा खेतों में काम किया जाता है। बावजूद इसके आप देखेंगे कि जब हम एक किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारी छवि हमेशा पुरुष के रूप में आती है, ठीक है। फिर हमें लगता है कि अगर वो व्यक्ति किसान है तो इसका मतलब है कि किसी पुरुष की बात की जा रही है, कोई महिला किसान कैसे हो सकती है। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके काम में पौधे रोपना, आपने देखा होगा जो धान है ना उसको छींट के नहीं बोया जाता है, उसको ना रुपाई की जाती है, तो वही है पौधे रोपना, खरपतवार निकालना यानी कि गुड़ाई करना, निराई करना, फसलों को काटना, और कुटाई नहीं होता दरअसल ये कटाई होता है, जब फसल रेडी हो जाती है तो फिर उसको काटा जाता है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक पुरुष की ही छवि आती है, ठीक है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा जो है मतलब पूर्व धारणा हमारे मन में बसी हुई है कि अगर कोई किसान की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि वो पुरुष ही है, ठीक। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए, बहुत काम का पॉइंट था, इस वजह से हमने आपको बता दिया। अब ये जो बातें दी गई है ना, ये सर्वेक्षण जो मतलब क्लासरूम में किया गया है तो उसकी मतलब वही बताया गया। तो चलिए एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में यही कुछ ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, और हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो भी स्टार्ट होगी। आज की क्लास मतलब कि हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि क्लासेस काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग देखते भी नहीं है, फिर हमारा मनोबल काफ़ी डाउन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो क्या है, वो आपसे कह रहे हैं कि महिलाओं के सामने मुख्य चुनौती क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो महिलाएं होती हैं उनके समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, शिक्षा की कमी, कम अवसर और उच्च अपेक्षाएं, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी और परिवहन की कमी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही हो जाएगा कि महिलाओं के सामने जो प्रमुख चुनौती के रूप में है वो है, एक तो उन्हें अवसर कम दिए जाते हैं और उनसे उम्मीदें ज़्यादा की जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो आपको इंटर के बाद विद्यालय भी नहीं भेजेंगे और आपसे उम्मीद भी कर लेते हैं कि हमारा बच्चा PCS ऑफिसर बन जाए। तो इस तरह की जो उम्मीदें हैं कम, मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम देना, उनको उस तरह की सुविधाएं न देना और उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी पाल लेना, इस तरह की समस्या जो है वो आपको सोसाइटी में महिलाओं के द्वारा झेलते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो महिलाएं हैं घर में जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो उनके लिए लोग क्या सोचते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, बुनाई प्रशिक्षण, कृषि प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण या फिर सभी विकल्प। तो ऑफकोर्स जो सही मतलब कि डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यानी कि ऐसा लोग मानते हैं कि जो महिलाएं हैं या जो बच्चियाँ हैं उन्हें बुनाई, सिलाई, कढ़ाई ये सब आनी चाहिए, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो ख्वाब हैं वो नहीं देखना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी विकल्प। अभी हम लोग नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से एनसीईआरटी से ही। तो यहाँ आप देखिए कि इसका डी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, और ये जो आंकड़ा वहाँ हमने आपको दिखाया था वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि जैसे नहीं, कुछ पॉइंट है जो हमें एनसीईआरटी से जानना चाहिए जो आपके बहुत काम का है, और वो आंकड़ा क्या है, वो ये है कि देखिए कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, जो हमने पहला वाला स्टेटमेंट मतलब पहला वाला क्वेश्चन देखा था ना, उससे हम लोग ले रहे हैं इसको कि कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। देखिए अब जब आप क्लासेस में है ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखना है कि जो बच्चे हैं और टीचर हैं उनमें संवाद होता रहता है। तो वही आप देखिए कि यहाँ पे एक मैम है रोजी मैम, उनकी कक्षा की ये सारी बातचीत है, लेकिन हम लोग जो हमारे लिए काम का है वही देखेंगे। तो आप देखिए कि रोजी मैडम की जो कक्षा है उसमें अधिकांश बच्चों ने, अभी हमने कहा ना कि एक सर्वेक्षण आप कीजिए, जो मतलब पेशा है वो बता दीजिए और बच्चों से कहिए कि आप चित्र बनाओ कि इस पेशे से जुड़े हुए कौन लोग हैं, पुरुष या फिर महिला। तो वही आपको यहाँ बता रहे हैं कि जब वो सर्वेक्षण मैम ने करवाया तो उन्होंने देखा कि नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए गए हैं। ऐसा उन्होंने इस कारण से किया कि
मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह से कर सकती, ठीक है। यानी कि सारे काम तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ खास तरह के काम ऐसे हैं जिसको महिलाओं के द्वारा घर के बाहर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं ना वे अच्छी नर्सें हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट एक बार ऑलरेडी जो है वो हमारे सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, इस पूरे पैराग्राफ को ही ध्यान से देखें। आगे देखें क्यों ऐसा उनको लगता है कि महिलाएं जो हैं वो अच्छी नर्स होती हैं। तो ऐसी पूर्व धारणा है लोगों के मन में कि जो महिलाएं हैं ना वो अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। तो कोई आ जाए हमारे गांव में, कुछ लोग हैं उनसे उनका पाला पड़ जाए, तब समझ आए कितना विनम्र और जो है सहनशील होती है महिलाएं। चलिए आगे देखें। कह रहे हैं कि इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिला करके देखा जाता है, यानी कि जो नर्स वाला पेशा है ना उसको कह रहे हैं कि इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, जो कि लड़कियों के पास होता ही नहीं। वैसे भी लोग ऐसा कहते हैं ना कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता है, या उनका पैर उनका जो दिमाग है वो घुटने में होता है। तो इस तरह की जो बेवकूफ़ियों वाली बातें हैं वो आपको देखने को मिल जाती होंगी। और आजकल जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी इस तरह के ज्ञान का प्रसार करते रहते हैं। आगे देखें, कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं ना वो तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। आगे देखिए, ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिनके द्वारा इस तरह की रूढ़िवादिताओं को तोड़ा गया है, यानी कि जो इस तरह की रूढ़िवादी धारणाओं में भरोसा करने वाले लोग हैं उनके इस भरोसे को तोड़ा है बहुत सी महिलाओं ने। कह रहे हैं कि बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वो सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादातर फैमिलीज़ में आज भी आप देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ पुरुषों को दी जाती है, लड़कों को दी जाती है, वो लड़कियों को नहीं दी जाती है। सारी चीज़ें रहेंगी, पैसे भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी घर में, लेकिन बावजूद इसके जो रूढ़िवादी सोच है पेरेंट्स की, उन रूढ़िवादी सोच की वजह से लड़कियों को बराबरी का अवसर नहीं मिलता है। और फिर ज़िंदगी भर वो आज पापा के घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं, कल जा कर के पति के घर में झाड़ू पोछा करेंगी, ठीक है। तो क्या ही किया जा सकता है। हमारे लोगों के हाथ में, हम लोग पढ़े, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं हम उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करें, हम लोग आगे खुद आएँ, क्योंकि पुरुषों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पालना बेकार बात है। आगे देखें, अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें, ठीक है। यानी कि अब आगे की पढ़ाई लिखाई छोड़ो, हाथ पीले करो और अपने ससुराल जाओ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे आप देखें कि ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। और स्पेशली जो लड़के बेचारे होते हैं उन पर भी एक तरह का प्रेशर होता है, और वो क्या होता है, नौकरी का, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो लड़के हैं ना उनके ऊपर नौकरी का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और उनमें भी आप देखेंगे कि उन्हें अधिक वेतन मिले, इस तरह की नौकरी की जो उम्मीदें हैं, इस तरह की नौकरी की अपेक्षाएं जो है वो लोग उनसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिले और काम कम करना पड़े। कह रहे हैं कि यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तब भी उन्हें चिढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी कि उनका बिहेवियर सोसाइटी में अलग है तब भी लड़कों को चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है, ठीक है। फिर आपको जैसा कि हमने बताया था ना कि जो हमारा क्लास 6 है उसमें हमने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी कि आप इंसान नहीं हो, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोओगे तो भी लोगों को लगता है कि हैं लड़की है रो रहा है, मतलब रोना भी आपके लिए ठीक नहीं माना जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे अभी तो हम लड़कों की तारीफ बिल्कुल नहीं करते अक्सर। तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब कि आप ना चाहते हुए भी अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं अस्वीकार कर सकते? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की अकेली हूँ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो खुद भुगतता है ना उसको ज़्यादा जो है अच्छा अनुभव रहता है। तो जब कोई लड़की अपने माता पिता की अकेली संतान हो तो उसके ऊपर जो कमाने का बर्डन है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। भले ही पेरेंट्स आपको कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन आपको तो ये समझ आता है ना कि कमाना क्यों ज़रूरी है। आज पेरेंट्स ने आपको पाला है, कल वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी जब आपको पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है कुछ कमाने का सोर्स, कोई ज़रिया नहीं है, तो आखिर आप क्या करोगे? आप जैसे
नॉर्मल लोग हैं तो शादी हो जाती है, वो अपने हस्बैंड के घर गए, हस्बैंड कमाता है, उनके पेरेंट्स की आप सेवा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो अकेले हैं उनके पास तो दो दो परिवारों का बर्डन हो जाएगा ना। आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो अपने हस्बैंड से भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे में ना फिर जब हम इतना सब कुछ करने के बाद जब कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, आपके पास कोई जॉब नहीं होती है, तब आपको ये समझ आता है कि ज़िंदगी कितनी स्ट्रगल भरी है। जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं कि हमें सरकारी जॉब वाला लड़का चाहिए, तो हम लोग लड़कों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। आप खुद स्ट्रगल करिए, आप खुद स्ट्रगल करके देखिए कि कितना स्ट्रगल है सरकारी जॉब में। मतलब आप खुद भी तो मेहनत कर रहे हो ना। जब इतनी मेहनत के बाद आपको उस तरह की जो परिणाम है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो आप कैसे छटनी करने के लिए निकल जाते हो मार्केट में। तो इस वजह से मुझे ये समझ आता है कि जो जॉब का प्रेशर है ना, वो कितना ज़्यादा होता है लड़कों पे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो आप देखिए कैसे, मतलब कि जो लड़कियां हैं उनके साथ इस तरह की जो जाति है वो की जाती है, उन्हें बराबरी का अवसर नहीं दिया जाता है, या उन्हें कुछ खास पैसे के लिए ही उपयुक्त समझा जाता है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन बावजूद इसके इन सारी रूढ़ियों को कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने तोड़ा है। आज तो बहुत सारी महिलाएं तोड़ रही हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग होती है ना, जब इस तरह की बंदिशें अधिक थी, उस समय पे जिन लड़कियों ने कुछ कारनामे किए हैं उनके द्वारा इतिहास रचा गया है। तो उसी में आपको एक कहानी मिलती है। झारखंड में एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला हैं लक्ष्मी लाकरा, इनके द्वारा एक ऐसा काम किया गया है जो कि हमारे लिए जानने लायक है और एक सराहनीय बात है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू में इसको देखेंगे। ठीक है, रूढ़ियों को तोड़ा है। तो चलिए हम लोग अपना एमसीक्यू देखेंगे लक्ष्मी लाकड़ा जी के बारे में। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ताकि ना सारे के सारे जो आयाम हैं वो भी आपको समझ आ जाएं और पता चले कि हाँ उनके द्वारा क्या कुछ काम किए गए हैं। देखिए प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि लक्ष्मी लाकड़ा जो झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार से आती हैं, इन्होंने भारतीय रेलवे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उनके जीवन और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है कि लक्ष्मी उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं। दूसरा, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया और रेलवे बोर्ड की परीक्षा पहली ही प्रयास में उत्तीर्ण किया। ठीक है, बहुत परिश्रम किया रहा होगा। तीसरा, लक्ष्मी का मानना है कि लड़कियों को तकनीकी कार्यों में सक्षम नहीं माना जाना चाहिए। और चौथा कह रहे हैं कि उनके माता पिता अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए संघर्ष किया। और चौथा है कि लक्ष्मी को चुनौतियों से खेलना पसंद है और वो मानती हैं कि कोई भी काम लड़कियों के लिए निषिद्ध नहीं है। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। पहला है कि 1, 2, 4, 5 सही है, और दूसरे में 1, 3, 5 सही है। तीसरा कह रहे हैं 2, 4, 5 सही, और चौथा कह रहे हैं सभी कथन सही है। तो जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? अगर जो लक्ष्मी मैम हैं उनका ये मानना होता कि लड़कियों को तकनीकी कार्यों में सक्षम नहीं माना जाना चाहिए, तो फिर उनके द्वारा भारतीय रेलवे में जो उपलब्धि हासिल की गई है वो कैसे की गई होती, ना की गई होती ना। तो आप देखिए तीसरा वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बाकी जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो सभी सही है। तो इसका जो उत्तर है ना वो हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 5 सही। ठीक है, तो और कहाँ की है ये सब तो हमने देख ही लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद लड़कियों को किस बात के लिए प्रेरित किया जाता है। तो अभी हमने आपको दिखाया था ना कि कैसे लड़कियों से लोग उम्मीद करते हैं, विद्यालयी शिक्षा पूरी हो गई, चल हाथ पीले करे और अपना अपना हम घर देखो। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि शादी को अपना मुख्य लक्ष्य मानने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा कि जो अधिकांश परिवार हैं उसमें महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती है कि अगर आपका जो विद्यालय मतलब इस एजुकेशन है वो कंप्लीट हो गया है तो फिर आप शादी को अपना लक्ष्य बनाएं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम अभी एनसीईआरटी से देख के आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, क्लासेस की डेली टू डेली लिंक मिल जाएंगे और क्विज़ेस भी हम उसमें करवा देते हैं कभी कभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले भारतीय समाज में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? तो 19वीं शताब्दी से पहले की बात हो रही है, जाहिर सी बात है अभी आप 21वीं शताब्दी से उसकी तुलना नहीं करिएगा। क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन देखिए कि लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा के अवसर मिलते थे, तो 19वीं शताब्दी में। अरे 21वीं में भी ढंग से नहीं मिल रहे हैं, पहला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया।
दूसरा है कि लड़कियों को केवल धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की, कोई भी शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। इवन पढ़ना लिखना भी जो है ना वो पाप माना जाता था। अभी हम लोग एक और कहानी देखेंगे इसमें, एनसीईआरटी में 2-3 लोगों की कहानी दी है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, ठीक है, बहुत प्रेरणादायक है कुल मिलाकर के। तीसरा क्या है कि लड़कियों को आमतौर पर शिक्षा से वंचित रखा जाता था और घरेलू काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। भाई एकदम सही बात है ये वाला। चौथा है कि लड़कियों को केवल उच्च नहीं, किसी भी तरह की लड़कियों को पढ़ाई के अवसर नहीं दिए जाते थे। ऑप्शन जो सी वाला है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ये देखिए आपको एनसीईआरटी से ही हमने लिया हुआ है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में आप देखिए कि आजकल ना सभी बच्चों का स्कूल जाना एक नॉर्मल प्रोसेस माना जाता है। आप आज जो है ये सोच भी नहीं सकते, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि पहले किस तरह की स्थितियां थी, तो आप मतलब कि या इस समय की जो पीढ़ी है ना उसको इस तरह से सोचने में थोड़ा मतलब मुश्किल आएगी कि पहले लड़कियों को विद्यालय जाना मतलब पाप समझा जाता था। विद्यालय या ये कहना कि कोई भी अक्षर ज्ञान हो गया है तो पाप कर लिए हो तुम, ठीक है। क्योंकि अभी की जो पीढ़ी है वो देखती है कि भाई बहन दोनों को ही साथ में विद्यालय जाना होता है। भले ही बाद में फिर जो है वो लड़कियां स्कूल छोड़ दें, लड़के फिर पढ़ते रहें, लेकिन स्टार्ट जो हो जाती है ना स्टार्टिंग में तो दोनों लोग साथ ही जाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि वर्तमान की स्थिति में स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जाती थी, ठीक है। आगे देखिए, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जाना करते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार के द्वारा किया जाता था, ठीक है। यानी कि जो बच्चे होते थे ना वो उन्हीं कामों में ही जो है काम किया करते थे, वही कार्य किया करते थे जो उनके पेरेंट्स दादा दादी वगैरह लोग कर रहे थे, ठीक है। कह रहे हैं कि लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। यानी कि आप अपना नाम तक लिखना नहीं सीख सकते हो। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ जो कुम्हार लोग हैं या फिर जो बुनकर वगैरह हैं और जो हस्तकला हैं वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी उन परिवारों में। और ये धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल हेल्प करने का है, यानी कि केवल और केवल जो बड़े लोग काम कर रहे हैं आप उनको उस काम में केवल हेल्प करो, आपको अपना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी और हाँ देखिए, इससे ना एक चीज़ और भी थी कि जब आप केवल और केवल हेल्पर के रूप में काम करोगे तो आज भी आप पेरेंट्स के अधीन हो, कल आपको अपने हस्बैंड के अधीन रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर के आपका अपना कोई वजूद नहीं होगा पेरेंट्स और हस्बैंड के इधर, ठीक है। हमारे एक टीचर थे, जब हम लोग क्लास 6, 7, 8 या फिर 9, 10 में थे तब की बात बता रहे हैं कि उस टाइम पे वो टीचर थे, वो हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे और उनके द्वारा एक बात कही जाती थी कि जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी ज़िंदगी केवल 3 पा में समाहित हो जाती है। और वो 3 पा क्या है? पिता, पति और पुत्र, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में पिता के साये में पलना है, स्टार्टिंग में पिता हर जगह आपको डांटे डपटे रहेंगे, आगे चल कर के पति के ऊपर मतलब कि पति के नीचे आपको रहना है। पति की भी कहानी ख़त्म हो जाती है जब पुत्र बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बात जो है आज हमको समझ आती है कि हाँ सच में कहीं ना कहीं बात में दम तो है। अगर जो महिलाएं अपने पैर पे नहीं हैं, अपना खुद कुछ काम नहीं कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी 3 पा में ही समाहित है। स्टार्टिंग में मतलब पिताजी उनको एकदम डांट डपट के रखे हुए हैं, बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर जगह की पाबंदियां पिताजी के द्वारा लगाई गई हैं। आगे चल करके यही सारा जो मतलब कि काम है वो पति के द्वारा किया जाएगा और बुढ़ापे में फिर यही सब पुत्र जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखें, आगे कह रहे हैं कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि कुम्हार के व्यवसाय में जो स्त्रियां हैं वो केवल मिट्टी एकत्र किया करती थी, बर्तन बनाने के लिए उसको केवल मिट्टी को तैयार करती थी। चूँकि वो चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था, ठीक है। यानी कि तुम्हारा कोई खुद का अस्तित्व ना हो, केवल हेल्पर बन के रह जाओ। इवन तुम भले ही कुम्हार का हेल्प कर रहे हो लेकिन तुम्हें कुम्हार नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम केवल हेल्प कर रही हो, तुम्हें चाक चलाने की अनुमति नहीं है। हालांकि अभी वर्तमान में आप देखेंगे ना तो महिलाएं चाक चलाती हैं। हमारे यहाँ जो मतलब कि दिवाली पे वो क्या बोलते हैं दीपक वगैरह लेके आती हैं ना दादी, वो दादी खुद ही बना के लाती हैं, ठीक है। आगे देखें, आगे आप देखिए, कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में यानी कि आज से लगभग 200 वर्ष पहले
शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया, विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट किए। ठीक है, तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर के काफ़ी विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलने के प्रयास किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष भी किया। ठीक है, तो हाँ, यहाँ आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि भले ही हम पर प्रेशर पुरुष समाज का ही रहा है, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए पुरुषों के द्वारा बहुत कुछ किया गया है। ठीक है, तो अब आप उसके लिए एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं मतलब कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी को, और ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी को, जिन्होंने सती प्रथा को बैन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो कि बहुत ही गंदी रीति थी हमारे यहाँ की। ठीक है, तो इस तरह से यद्यपि पुरुषों ने महिलाओं को दबा के रखा है, लेकिन बहुत से पुरुष ऐसे रहे हैं जिनके द्वारा महिलाओं को समानता के अवसर या समान समझने के लिए जो प्रयास हैं वो भी किए गए हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे आज की जो हमारी क्लास है ना, उसमें आप देखेंगे या जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसमें जो राम सुंदरी देवी हैं उनके बारे में बताया गया है। राम सुंदरी देवी जी कैसे अपना मतलब पढ़ाई लिखाई खुद से करती। पढ़ाई लिखाई का मतलब ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाती हैं, हाँ, पर उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो समझ आती है और उनके द्वारा आगे चल करके फिर अपनी आत्मकथा भी लिखी जाती है। ठीक, तो देखिए उनके द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग जो राम सुंदरी देवी हैं जिनका जन्म 1800 में हुआ और 1890 में उनका देहांत हुआ, उनके अनुभव को पढ़ेंगे, जो कि 200 वर्ष पहले जो हमारा पूर्वी पश्चिमी बंगाल था वहाँ पे पैदा हुई थी। ठीक है, और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगाली भाषा में या बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक यहाँ पे नहीं है, हम लोग चल करके देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी उससे देख लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि जो उनकी पुस्तक है उसका नाम क्या है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को देखना है। देखिए उनकी पुस्तक जो है ना उसका नाम क्या है, वो है आमार जीवन। ठीक, तो ये बांग्ला भाषा में लिखी गई है राम सुंदरी देवी जी के द्वारा। आमार क्या नाम है, जीवन। आमार से समझ आ रहा है ना कि हमारा, और जीवन मतलब जीवन, तो हमारा जो जीवन है वो उनकी आत्मकथा का नाम है। कह रहे हैं कि किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भारतीय महिला के द्वारा पहली लिखी गई जो आत्मकथा है वो है आमार जीवन। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो राम सुंदरी देवी जी के द्वारा लिखा गया है, जब वो 60 की उम्र में थी। आगे देखिए कि जो राम सुंदरी देवी जी थी वो एक धनवान जमींदार परिवार की हाउसवाइफ थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़कियां पढ़ती लिखती हैं तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं। समझिए जरा। फिर कह रहे हैं कि और वो विधवा हो जाती, मतलब अगर आप पढ़ लिख लेंगी ना तो आपके जो पति हैं वो चल बसेंगे। कह रहे हैं कि इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप करके पढ़ना लिखना सीख लिया। ठीक है, तो ये एक कहानी दी हुई है कि कैसे उन्होंने मतलब कि उनको एक सपना आता है कि वो जो चैतन्य भागवत है उसको पढ़ रही हैं। वो चैतन्य भागवत क्या है, तो एक संत की जो वाणी है ना वो है एक पुस्तक में समाहित, और उसी को पढ़ते पढ़ते फिर धीरे धीरे वो अपना अक्षर ज्ञान जो है वो सीख जाती हैं और आगे चल करके उनके द्वारा अपनी आत्मकथा भी लिखी जाती है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखें। अब चलिए हम इससे जो बनने वाला क्वेश्चन है वो देख लेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है कि राम सुंदरी देवी जिनका टाइम जो है 1800 से 1890 है, उसमें देखें कि उनकी आत्मकथा आमार जीवन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या है पहला ऑप्शन, कह रहे हैं कि राम सुंदरी देवी 18वीं शताब्दी में पैदा हुई और उन्होंने अपनी आत्मकथा हिंदी भाषा में लिखी। अभी हमने देखा कि आमार जीवन लिखी है बांग्ला भाषा में, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि राम सुंदरी देवी ने 50 वर्ष की आयु में अपनी आत्मकथा लिखी। हमने देखा 60 में लिखी थी, तो वैसे भी गलत हो गया। और कह रहे हैं कि भारतीय महिला द्वारा लिखी दूसरी आत्मकथा, हमने देखा ना कि पहली आत्मकथा है वो। ठीक, और तीसरा पॉइंट है कि राम सुंदरी देवी ने 19वीं शताब्दी में जन्म लिया, 60 वर्ष की आयु में बांग्ला भाषा में आमार जीवन लिखा, और ये किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। और चौथा आप देखें कि राम सुंदरी देवी ने 20वीं शताब्दी में अपनी आत्मकथा लिखी। ये महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर प्रकाश नहीं डालती, तो जाहिर सी बात है कि ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ना वो तीसरा वाला हो जाएगा कि उनका जो जन्म है वो 19वीं शताब्दी में हुआ, 60 की उम्र में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, जो कि किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा मानी जाती है। और ये क्या है, आमार जीवन। आपसे ना इससे क्वेश्चंस इस चैप्टर से कई सारे जो पैडागॉजी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी बन सकते हैं। आगे हमने एक पैडागॉजी से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पॉइंट समाहित किए हुए हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। और वो
एक और व्यक्तित्व हैं उनसे हम देखेंगे। चलिए एक और महिला हैं जिनके द्वारा कुछ काम किया गया है, उनके बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको देख लेते हैं। तो ये देखें, ये जो महिला हैं इनके बारे में यहाँ बताया गया है, रमाबाई जी। ठीक है, तो इनका भी समय देख लीजिए। रमाबाई 1858 से 1922, इनको अपनी बेटी के साथ दिखाया गया है। कह रहे हैं कि महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। ठीक है, तो पंडिता रमाबाई के बारे में यहाँ बात हो रही है। कह रहे हैं कि जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, यानी कि उस टाइम पीरियड में जिस समय की इनकी मतलब कि इनका जीवन रहा है, उस समय अगर कोई महिला संस्कृत जानती थी तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज भी अगर कोई जानता हो संस्कृत ना तो बड़ी बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि संस्कृत ना भैया बहुत कम पल्ले पड़ती है। हम लोग ना जब हाई स्कूल में थे ना तो हम लोगों ने संस्कृत पढ़ा है, पर संस्कृत में सा भी अच्छे से नहीं आता। ठीक है, बस किताब पढ़ के किसी तरह से एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। आगे देखें कि औरतों को जब तक ये ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने 1898 में पुणे के पास, इसको याद रखें कि पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया। ये क्वेश्चन आपसे और मतलब पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया गया, जहां पर विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखें। ये स्टेटमेंट्स आपसे बन सकते हैं कि वो कौन व्यक्तित्व हैं भारत के इतिहास में जिनके द्वारा खेड़ गांव में 1898 में पुणे के पास एक मिशन स्थापित किया गया, जहां पर स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने की स्वतंत्रता दी जाती थी। ठीक है, तो याद रखें पंडिता रमाबाई। आगे देखिए, कह रहे हैं कि उन्हें उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाने चलाने की जो कुशलताएं हैं वो भी सिखाई जाती थी महिलाओं को वहाँ पर, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती। ठीक है, मतलब कि उस समय काल में उनके द्वारा इतनी उपलब्धियाँ हासिल की गई जो आज भी दुर्लभ है। आगे देखें, ऊपर बाएं हाथ की तरफ जो छपी तस्वीर है, छापाखाना दिख रहा है, तो वो तस्वीर हमने जो है नहीं लगाई हुई है। और जो रमाबाई जी हैं उनका मिशन आज भी सक्रिय है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी रमाबाई जी की। ठीक है, तो ये देख लीजिए, उनकी बेटी के साथ उनकी ये फोटो दिखाई गई। ये पुत्री हैं, ये मम्मी। ठीक, तो ये महान व्यक्तित्व हैं जिनके द्वारा उस समय में जब महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उन्हें हर तरह से दबाव में रखा जाता था, उस समय उनके द्वारा महान काम किए गए। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ आज की क्लास एंड कर दूँ क्या, क्योंकि बड़ी क्लासेस आप लोग देखते नहीं हैं। नहीं, एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ना कल देखेंगे रुकैया हुसैन सखावत जी के बारे में, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन खूब बनता है। देखिए, एक क्वेश्चन और है कि भारत में लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक रूप से एक चुनौती को दर्शाता है। चलिए देख लेते हैं। पहला है कि वर्तमान समय में लड़कियों के लिए स्कूलों की कमी। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं लड़कियों को पढ़ने और लिखने की अनुमति नहीं देना। तीसरा है गरीबी, शिक्षा सुविधाओं की कमी और भेदभाव के कारण लड़कियों का स्कूल छोड़ना। और चौथा है कि राम सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में जागरूकता की कमी। तो क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा ना, कि गरीबी, शिक्षा सुविधाओं की कमी और भेदभाव के कारण लड़कियों का स्कूल छोड़ना। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ये एक तरह का पैडागॉजिकल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि भारत में लड़कियां अभी भी स्कूल छोड़ रही हैं। ऑप्शन, शिक्षा की गुणवत्ता। अगर गुणवत्ता की बात होती तो केवल लड़कियां नहीं, लड़के भी स्कूल ड्रॉप आउट करते। कह रहे हैं लड़कियों के लिए स्कूलों की कमी, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ सभी के लिए अब एक ही स्कूल में पढ़ाने की जो सुविधा है वो हो गई है। पहले था कि लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था की जाती थी। अभी भी बहुत सारे विद्यालय हैं जो गर्ल्स कॉलेज हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देखें वर्तमान में सबके लिए एक ही जगह पे पढ़ाई करने की जो सुविधा है वो है, तो ये नहीं होगा। तीसरा, गरीबी और भेदभाव, शिक्षकों की कमी, तो मतलब लड़की और लड़कों दोनों के लिए है, तो उत्तर जो है सी वाला हो जाएगा कि गरीबी और भेदभाव के कारण भारत में जो लड़कियां हैं वो अभी भी स्कूल से ड्रॉप आउट कर रही हैं। एक आंकड़े दिए गए हैं कि कैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं या जो मतलब कि स्पेशली जो आदिवासी या जो ये कहें कि जो गरीब तबके की लड़कियां हैं और जो मजदूर वर्ग की लड़कियां हैं, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट किया जाता है। और उनसे भी ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट करने की जो दर है वो मुस्लिम लड़कियों की है। तो ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है आंकड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है
कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या मिलती है। तो ये जो चैप्टर था हमने उसी से क्वेश्चन बनाया हुआ है कि शिक्षा केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है, सरासर गलत है। दूसरा, बाधाओं के बावजूद शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, एकदम सही बात है। तीसरा, सपने देखना समय की बर्बादी है, सबसे गलत बात यही है, सपने तो देखना ही चाहिए भले पूरे हो या ना हो। और महिलाओं को केवल घरेलू काम करने चाहिए, तो ये तो पूर्वाग्रह है, रूढ़िवादिता हमेशा से चली आ रही, तो ये तो नहीं होगा। देखिए सबसे जो परफेक्ट उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे फिर हम लोग रुकैया हुसैन सखावत जी को देखेंगे और उनके बारे में कई सारे पॉइंट हैं जो देखेंगे हम लोग। तो चलिए ये रही आज की वीडियो। आज हम थोड़ा छोटा ही वीडियो रखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी वीडियो 1 घंटे के ऊपर चली जाती है और फिर आप लोग उसको ना मतलब थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं। तो चलिए इतनी ही वीडियो आज रखेंगे, लेंथ इसकी आज छोटी रहेगी। आप सादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो वीडियो में पॉइंट्स दिए हों वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। हालांकि जो भी क्वेश्चंस हम करवाते हैं सब एग्ज़ाम को नज़र में रखकर ही करवाते हैं। आप लोग अगर इसके साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको उसका बहुत लाभ होने वाला है। नॉट इवन सीटेड, अदर जो मतलब एग्ज़ाम है जहाँ पर भी हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ आपको ये सारे क्वेश्चन हेल्प करेंगे। और जो शब्द हैं ना, जो शब्दों के बारे में बताते हैं वो आपकी ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, और अगर इससे भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी कॉमेंट नहीं करना चाहते, तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो चलें फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक पॉइंट और सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी का जो 4.0 का एग्ज़ाम होना है ना, वो आपको जून में मई में सुनने में आ रहा है कि मई में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि सारे लोग वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ, इस बार मैं भी बीपीएससी के चक्कर में हूँ। तो चलिए सारे लोग मिल के दिया जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।